नमस्कार, स्वागत है आपका। बुलेटिन में सबसे पहले बात चुनावी साल में शिक्षकों और छात्रों को मिलने वाले तोहफे की करते हैं। देहरादून में सीएम पुष्कर धामी के साथ शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा विभाग की बैठक की, जिसमें सीएम धामी ने कई बड़े फैसले लिए। 9वीं से 12वीं क्लास के सभी छात्रों को मुफ्त में किताबें दी जाएंगी। इंग्लिश और कंप्यूटर के लिए गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी। सरकारी स्कूलों के 12वीं क्लास के 100 टॉपर छात्रों को 5 साल तक हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। टीचर्स के ट्रांसफर के मामलों को भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। डीजी एजुकेशन की अध्यक्षता में इसके लिए सेल का गठन भी किया गया है। बड़े फैसले क्या हैं वो भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। चुनावी साल में शिक्षा विभाग पर दरअसल सीएम का खासा फोकस है। कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल देने पर विचार किया जा रहा है। मैदानी इलाके की छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। पहाड़ के छात्रों को 2850 रुपए के वजीफे पर विचार किया जा रहा है। अधिकारियों के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। 9वीं से 12वीं तक छात्रों को फ्री में किताबें दी जाएंगी। शिक्षकों के ट्रांसफर पर भी विचार किया जा रहा है और इसके लिए डीजी एजुकेशन की अध्यक्षता में सेल का गठन किया जाएगा। 12वीं के 100 टॉपर्स को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। उच्च शिक्षा के लिए 5 साल तक उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। हमारे यहाँ प्रधानाचार्यों के पद खाली हैं, तो निश्चित ही इस पर व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए सकारात्मक एक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कुछ दिनों के अंदर तत्काल इसका प्रस्ताव बना के लाएं, ताकि प्रधानाचार्यों की जो व्यवस्था है इसको कैसे ठीक किया जाए, इसको मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। और उत्तराखंड की हवाई सेवाओं को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बताया कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन 7 अक्टूबर को किया जाएगा। सिंधिया ने कहा कि जौलीग्रांट से देश के दूसरे शहरों के लिए कनेक्टिविटी और बढ़ेगी और साथ ही बताया कि उसी दिन पिथौरागढ़ से पंतनगर के बीच हेलीकॉप्टर उड़ान को फ्लैग ऑफ किया जाएगा। इसके अलावा सिंधिया ने बताया कि देहरादून और पिथौरागढ़ के बीच भी हेली सेवा जल्दी शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड में 13 जगहों पर हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे और इनमें से 11 हेलीपोर्ट की डीपीआर तैयार भी कर ली गई है। सीएम धामी और सिंधिया के बीच वर्चुअल मीटिंग में सब कुछ तय किया गया। हल्द्वानी में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में जोरदार हंगामा हो गया और कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत का विरोध किया गया। दरअसल जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में हरीश रावत को 2022 के लिए पार्टी का चेहरा घोषित करने का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसका बैठक में मौजूद ज्यादातर लोगों ने समर्थन किया। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत ने इस प्रस्ताव का विरोध कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। हालांकि इसके बाद रणजीत रावत ने भी नारेबाजी कर रहे लोगों को जवाब दिया और कहा कि वो भी किसी से दबते नहीं हैं। बाद में पूर्व मंत्री हरीश दुर्गापाल ने मामले को शांत कराया। इस तरह से कांग्रेस के किसी साथी की आवाज दबाने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं होने वाला। दबने वाले हम भी नहीं है, ना दबे आज तक। ये मैं कह देना चाहता हूँ, कोई गलतफहमी ना पाले। और जो लोग कह रहे हैं कि शर्त में ये हुआ वो हुआ, अरे गए तुम थे, दावे तुम कर रहे थे, 15,000 से जीत रहे, नतीजा गलत आया तो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी क्या है। इन दिनों पंजाब कांग्रेस की राजनीति का सीधा असर उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीति पर देखने को मिल रहा है। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का यह कहना है कि पंजाब में चुनाव मुख्यमंत्री के नाम पर होना चाहिए, अध्यक्ष के नाम पर नहीं। प्रीतम ने कहा कि 2017 में उत्तराखंड में अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की क्या स्थिति रही सबके सामने है, इसलिए मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव होना चाहिए। वहीं प्रीतम सिंह ने सवाल किया तो हरीश रावत ने जवाब भी दिया। हरीश रावत ने कहा कि पंजाब या उत्तराखंड में क्या होगा ये फैसला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना है। जहाँ पर मुख्यमंत्री होता है वहाँ पर सदैव मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। उत्तराखंड राज्य में भी 2017 में हम मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे उनकी क्या स्थिति आपको भली भांति उसकी जानकारी है। मैंने कोई ऐसा ट्वीट नहीं किया और मीडिया को अपने तरीके से स्पेकुलेट करने का अधिकार है। अपने अपने तरीके से कुछ लोगों ने यूज़ करने के लिए कट एंड पेस्ट तरीके से इन चीज़ों को इस्तेमाल किया है। और क्या उत्तराखंड में होगा, क्या पंजाब में होगा आगे, वो कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगे। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। अनिल बलूनी ने चमोली जिले के गैरसैंण और कर्णप्रयाग ब्लॉक में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या को लेकर बातचीत की।
अनिल बलूनी ने बताया कि कनेक्टिविटी नहीं होने से इन दुर्गम इलाकों में जनता को परेशानी होती है और ऑनलाइन पढ़ाई भी बाधित होती है। बलूनी के अनुरोध के चलते केंद्रीय मंत्री ने जल्द से जल्द इन 14 जगहों पर संचार सुविधा बहाल करने और समस्याओं को सुलझाने का निर्देश दिया है। बीएसएनएल के साथ ही निजी ऑपरेटर्स को भी इसके लिए कहा जाएगा। देहरादून में जगह जगह खुदी सड़कें हादसों को दावत दे रही हैं। बलवीर रोड में खुदी सड़क के मामले में डीएम आर राजेश कुमार ने एक्शन लेते हुए कार्यदायी कंपनी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 1 लाख रुपए डीएम अकाउंट में डालने की बात भी कही है। मजिस्ट्रियल जांच में पाया गया कि सड़क के गड्ढों के मामले में कंपनी की सीधे तौर पर लापरवाही रही है। ऐसे में गंभीर रूप से चोटिल हुए व्यक्ति के इलाज के लिए 2 लाख रुपए खर्च भी कंपनी को देना होगा। लेकिन सवाल यह है कि एक मामले में ही जांच करवाकर जुर्माना लगाया गया है, जबकि शहर भर में सड़कों का यही हाल है। उस मामले को प्रशासन कब गंभीरता से लेगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है जो कि अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही बलवीर रोड की सड़क को लेकर विधायक खजान दास ने नाराजगी भी जताई। देखिए, ये कुछ जगहों पे कंप्लेंट आई थी और बलबीर रोड में स्मार्ट सिटी के तहत काम हुआ था। तो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर ने जो पाइपलाइन बिछाई थी तो पाइपलाइन टूट गया था टेस्टिंग के दौरान, तो कई लोग घायल भी हुए थे। तो कंप्लेंट मिलने पे मैंने उसमें मजिस्ट्रियल जांच का गठन किया और कल उसमें आदेश भी मैंने पारित किया है कि संबंधित कॉन्ट्रैक्टर जो भी वहाँ पे घायल हुए हैं उनको जो है 2 लाख रुपए उनके ट्रीटमेंट के लिए तत्काल रूप से भरना पड़ेगा और 1 लाख रुपए अर्थदंड के तौर पे भी मैंने लगाया हुआ है और जितना ट्रीटमेंट उनका होता है वो पूरा कॉस्ट जो है कॉन्ट्रैक्टर बेयर करेगा। ऋषिकेश के मुनुकीरेती स्थित शीशम झाड़ी के लोग रोड के सुधार की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। लोगों का कहना है कि मुनुकीरेती को हाल में ही स्वच्छता का नंबर 1 का अवार्ड मिला है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। सड़कों का सालों से निर्माण नहीं हुआ है, जिसके चलते सीवर का गंदा पानी घरों में घुस रहा है, जिससे काफ़ी बीमारियां भी फैल रही हैं। आंदोलनकारियों ने 2022 के चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। मैं कहना चाहता हूं, अगर ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी और 2022 में इनको सबक सिखाएंगे। अगर हमारी रोड नहीं बनी, रोड नहीं है तो फिर वोट भी नहीं है। बाजपुर के ग्राम नरखेड़ा में नाले का निर्माण न होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने निर्माणाधीन सड़क के काम को रोकते हुए सड़क पर धरना दिया और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ग्रामीणों ने नाले का निर्माण नहीं होने पर विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान भी कर दिया। नाले के निर्माण की मांग को लेकर कई बार ग्रामीणों ने शासन और प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे आक्रोशित होकर ग्रामीण धरने पर बैठ गए। वहीं मंत्री अरविंद पांडे ने ग्रामीणों से काम होने देने की अपील की है और कहा है कि उनकी समस्या का जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। लगाया है कि हमारे पानी की समस्या है, अगर डेंगू हो गया तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? बच्चों को बीमारी पैदा हो रही है, पानी नहीं निकलने दे रहे, हम रोज परेशान हो रहे हैं, कोई हमारी सरकारी अधिकारी कोई नहीं सुन के दे दिया। सोचे कि किसके पास हम गुहार लगाएं, जो कि हमारे यहाँ वो हमारे क्षेत्रीय विधायक भी हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं और वो देख के दूसरे रास्ते से निकल के और वापस चले जाते हैं, हमारी सुनते भी नहीं, तो हम किसके पास गुहार लगाएं। और मैंने प्रशासन को निर्देशित किया, यहाँ के एसडीएम को निर्देशित किया कि गाँव वालों की जो पानी की निकासी है वो समस्या उनकी जायज़ है, वो परेशान है, उसका समाधान होना चाहिए। और मैंने प्रशासन से ये भी कहा कि जितना इसमें बजट लगेगा नाले निर्माण के लिए उतने बजट की व्यवस्था मैं करा दूंगा, बस जमीन का समाधान जल्दी होना चाहिए। तो प्रशासन इस काम पे लगा और जैसे उनका एक समाधान निकल के आएगा उस नाली को बनवाया जाएगा। नैनीताल में छेड़छाड़ के 2 मामलों में कोतवाली में हंगामा हो गया। हालांकि पुलिस ने दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पहले मामले में एक 52 साल के मकान मालिक ने अपने नाबालिग किराएदार के साथ छेड़छाड़ की है, जिसमें परिजनों की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जबकि दूसरे छेड़छाड़ के मामले में आरोप पुलिसकर्मी पर लगा है, जिसमें युवती ने तहरीर देकर कहा है कि काला ढूंगी से लिफ्ट देकर पुलिस जवान ने जंगल में उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की और शोर मचाने पर मारने की धमकी दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी जवान को हिरासत में लेकर केस दर्ज कर लिया और जाँच की जा रही है। मैं चाहती हूँ कि इस पे एक्शन लिया जाए, क्योंकि आजकल लड़की का बिल्कुल वो नहीं है कि वो रात में कहीं भी निकले। जिस तरीके से मैं शाम को 5:40 हो रहे थे उस टाइम निकली हूँ, तो मेरे साथ इतनी बदतमीजी हुई है। एक पुलिस वाले पर आरोप लगाया गया है कि इसने के द्वारा मोटरसाइकिल में ले जाते वक्त उसके साथ बदतमीजी की गई और अभद्र व्यवहार किया गया, जिस पे कि अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है
और उसकी गिरफ्तारी की गई है। कोरोना की दूसरी लहर में स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिक शिक्षकों की ड्यूटी कोविड सेंटर में लगाई थी। अब 1.5 साल बाद चंपावत जिले भर में प्राथमिक स्कूल खुल गए हैं। कोरोना काल में कोविड वैक्सीनेशन ड्यूटी में लगे शिक्षक अभी भी अपने स्कूलों में तैनात नहीं हुए हैं। शिक्षक भी अब अपने स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ाने की बात कह रहे हैं। तो वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा गया है, कोविड ड्यूटी से शिक्षकों को हटाया जाए ताकि बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा सके। अप्रैल से लगभग वैक्सीनेशन में कार्य कर रहा हूँ और अब हमारे विद्यालय खुल चुके हैं। अगर स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं हो जाएं तो हमें स्कूल जाने में ठीक रहेगा सर। हम स्कूल जाना चाहेंगे। क्या कहते हैं, कोविड वैक्सीनेशन में जो अभी ये ड्राइव्स चल रही थी, इसमें टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई थी, तो प्रशासन को इस बात के लिए लिख दिया गया है कि उनकी ड्यूटियां काट दी जाएं। अभी वर्तमान में हमने प्रयास किया है कि समीपस्थ के स्कूल से उनकी जगह पे अध्यापक भेज दिए हैं, परंतु चूंकि अब स्कूल सारे 100% की कैपेसिटी से रन हो रहे हैं, तो अब अध्यापकों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए प्रशासन से और सीओ साहब से बता दिया गया है। टिहरी झील मेगा प्रोजेक्ट पर पूर्व पर्यटन मंत्री दिनेश धनय ने सवाल उठाए हैं और बीजेपी सरकार द्वारा 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के तहत जो काम किया जा रहा है वो तो उनके कार्यकाल में ही हो गया था। टिहरी झील मेगा प्रोजेक्ट के तहत डेवलपमेंट की बातें भी सिर्फ हवाई हैं और अपने कार्यकाल के दौरान केंद्र सरकार से जो पैसा लाया था आज उसी से टिहरी झील डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि सिर्फ हवाई चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट हवा में है, कहीं कोई 12 रुपए उस प्रोजेक्ट के लिए नहीं मिलेंगे। जो मैं अपने टाइम पे मैं भारत सरकार से निवेदन करके याचना करके जो लेके आया था, उसके अलावा एक भी पैसा इस सरकार के द्वारा इस योजना पे खर्च नहीं किया गया। सिविल अस्पताल रुड़की में आंखों की बीमारी के प्रतिदिन 30 से 40 मरीज पहुंच रहे हैं, जिसमें अधिकतर स्कूली छात्र हैं। आपको बता दें कि कोरोना संकट के चलते पिछले 1.5 साल से बच्चों के स्कूल बंद होने के चलते ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, इसलिए अब इसका असर बच्चों की आंखों पर धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई का असर सबसे अधिक उनकी आंखों पर पड़ा है। थोड़ा सा ये इस समय दुर्भाग्य का कारण है कि कोरोना के होते हुए थोड़ा सा बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जिससे मोबाइल और लैपटॉप का यूज ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा ड्राइनेस, एलर्जी, कंजक्टिवाइटिस, रिफ्रैक्टिव एरर, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों में आती है। तो वो बच्चे भी पेरेंट्स लेकर आए दिन आते रहते हैं, जिनको कि मेरे द्वारा देखा जा रहा है और उनको सही जानकारी देकर उनका इलाज किया जा रहा है। टिहरी जिले में बढ़ती साइबर क्राइम की घटनाओं को कंट्रोल करना पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा है। कुछ मामलों में पुलिस द्वारा रिकवरी भी की गई, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी के चलते साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर के मामले बढ़े हैं, जिसके लिए अब पुलिस की साइबर सेल द्वारा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। भी ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसमें जुरिस्डिक्शन का ऐसा कोई इश्यू नहीं होता। पूरे देश में कहीं भी ये साइबर अपराधी आपको अपना निशाना बना सकते हैं, तो जनता को हम लगातार जागरूक करते रहते हैं। चमोली के जोशीमठ क्षेत्र में आतंक फैला रहे भालू को वन विभाग द्वारा मार गिराया गया। देर रात नंदा देवी नेशनल पार्क की टीम द्वारा नगर के सिंहधार क्षेत्र में आतंक का पर्याय बने भालू को ट्रैंकुलाइज किया गया और जैसे ही भालू को जाल डालकर पकड़ने की कोशिश की गई, वैसे भालू वन विभाग की टीम पर झपटने लगा, जिसके बाद वन विभाग की टीम द्वारा फायर कर भालू को ढेर कर दिया गया। पिछले एक पखवाड़े में यहाँ भालू के हमले की अलग अलग घटनाओं में 5 लोग घायल हो गए, जिसके बाद विभाग द्वारा इसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। 2022 की चुनावी तैयारी में उत्तराखंड में बीजेपी के राष्ट्रीय नेता मोर्चा संभालेंगे और अक्टूबर से ही राष्ट्रीय नेताओं के दौरे भी शुरू हो जाएंगे। दो 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय नेता अक्टूबर में उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के दौरे तय किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जहां 1 अक्टूबर को उत्तराखंड आने का प्रोग्राम है, वहीं 16-17 अक्टूबर को अमित शाह के देहरादून और हरिद्वार दौरे की तैयारी है। वहीं अक्टूबर में ही केदारनाथ दौरे के साथ पीएम के चुनावी दौरे की भी चर्चा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, सभी के दौरे अगले 2-3 महीनों के अंदर उत्तराखंड के अंदर होने हैं और बहुत जल्दी यानी कि अगले महीने से ही अपने भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनका समय हमें मिलेगा और उनके दौरे उत्तराखंड के अंदर प्रारंभ होंगे।
प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के दौरे में सबसे अहम गृह मंत्री अमित शाह का दौरा माना जा रहा है, जो हरिद्वार में संतों से मुलाकात के साथ चुनावी मूड भी भाप कर जाएंगे। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और 2017 जैसी बात इस बार नहीं होने वाली। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, उनके नेता आएंगे, अपनी बात कहेंगे, लेकिन उत्तराखंड के लोग जो है भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं। बार बार जो है काठ की हांडी नहीं चढ़ने वाली। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता 2022 चुनाव से पहले जीत का मंत्र देने उत्तराखंड आने वाले हैं और बीजेपी नेताओं को यकीन है कि राष्ट्रीय नेताओं की रैली, जनसभा और मौजूदगी 2022 से पहले माहौल बनाने में मददगार होगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। पौड़ी विधानसभा सीट से 2012 के विधानसभा चुनाव में 2500 वोटों से हारने वाले बीजेपी के प्रत्याशी घनानंद एक बार फिर से 2022 विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध हास्य कलाकार के साथ उत्तराखंड संस्कृति, साहित्य और कला परिषद के उपाध्यक्ष रहे घनानंद का कहना है कि 2012 में बीजेपी द्वारा जब उन्हें अचानक प्रत्याशी बनाया गया था तब उन्हें समय नहीं मिल पाया था। उनका कहना है कि पौड़ी सीट पर इस बार उनकी दावेदारी मजबूत है और उन्हें पार्टी पर विश्वास भी है। 2012 में मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया था और बहुत कम समय था, मैं कम वोटों से हार गया। अब हार नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी है मेरे पास समय नहीं था और आज भी मैं मेरी दावेदारी 22 के लिए बिल्कुल पक्की है। और अब खबर पौड़ी से, जहां पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के लिए अपनी जमीन देने वाले किसान परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन देने के बावजूद आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला है। बता दें कि पौड़ी के कोट और खिरसू ब्लॉक के लोगों ने रेलवे को जमीन दी थी और उन्हें मुआवजा देने का भरोसा दिया गया था, लेकिन उन्हें अब तक मुआवजा मिला नहीं है। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि जिन्होंने जमीन दी है उन्हें जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा। 5 साल हो गए हैं, हम खेती से भी बैठ गए, खेती भी नहीं कर पा रहे हैं और ना ये फसल का मुआवजा दे रहे हैं। वादा किया था उन्होंने, लेकिन वो भी नहीं दिया अभी तक। जमीन मुआवजा, रोजगार भी नहीं दिया। गुस्सा इसी बात को लेकर सर, अभी तक 5 साल हो गए मुआवजा नहीं मिला। मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, दिलासा दिया जा रहा है। एसडीएम साहब है, उन्होंने लिख के लिया था कि 2 महीने के अंदर काम हो जाएगा, वो भी नहीं। प्रशासन बीच में नहीं आएगा, फिर भी पुलिस लेके आ रहे हैं। देखिए, रेलवे का हमने आरएनएल मद में ये तय किया है कि अगर किसी की भी ज़मीन जाती है या मकान जाता है तो उनको 4 गुना ज़्यादा दाम दिया जाएगा। और मैं कह सकता हूँ कि भारत सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। अगर कोई ऐसा मैटर होगा तो निश्चित रूप से हम उस मैटर को भी सुलझाने का काम करेंगे। टिहरी जिले में बढ़ते स्क्रब टाइफस के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है और सैंपलिंग तेज कर दी गई है। स्क्रब टाइफस बीमारी एक बैक्टीरिया के चलते फैल रही है, जिसमें तेज बुखार आता है और बच्चों में इसका असर ज़्यादा देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसे क्षेत्रों में जहां पर बुखार की शिकायत ज़्यादा है वहां टीम बनाकर भेजी जा रही है और सैंपल भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। जो भी इस टाइप के केस आते हैं उसके लिए तुरंत फिर हम लोग वहाँ टीम भेज के या अपने दूरभाष के माध्यम से वो पता करते हैं। तो यदि हमको लगता है कि इसमें कुछ अलग टाइप की बीमारी डायग्नोस हो रही है तो उसके हम सैंपल भी दिल्ली NCDS में भेज के उनकी टेस्टिंग भी कराते हैं। देहरादून में बढ़ती ट्रैफिक समस्या को देखते हुए डीजीपी ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की। डीजीपी ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर ट्रैफिक की समस्या से निपटने को लेकर चर्चा की और साथ ही दुर्घटना संभावित इलाकों में सावधानी बरतने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी किया। हमने एसएसपी साहब को कहा है कि उनके साथ लगातार मीटिंग करके प्रयास करें कि एक तो वो कम से कम लोगों को परेशानी हो जब उनके काम चल रहे हों या रात्रि के समय हो, और कोशिश करें कि डेडलाइन से पहले हो जाएं। तो ये हमारा प्रयास रहेगा। और अब खबर कोटद्वार से, जहां पर लैंसडाउन की पहाड़ियों के बीच बसे छोटे से हिल स्टेशन गुमखाल के बाजार से 150 से ज्यादा दुकानें हटाने की तैयारी चल रही है। नेशनल हाईवे चौड़ीकरण की जद में आ रही दुकानों को हटाने के लिए मार्किंग का काम किया जा चुका है। वहीं दुकानें हटाने को लेकर व्यापारियों में अब भविष्य को लेकर डर का माहौल है। उनका कहना है कि बाजार को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए। और चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इटावा में एक गोदाम में लगी आग, हादसे में 3